do a quick recapitulation what all we did in the previous classes. So इससे पहले हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़े, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आप मुझे उसके आंसर्स दोगे, ठीक है? लाइक जो भी बच्चे ऑनलाइन है दे कैन ऑल्सो जो है आप बोल सकते हो कि जिसको भी आंसर करना हो. सो हु इज गोइंग टू आंसर? टेल मी 4 मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग. 4 methods of rainwater harvesting. Who will answer? मैंने आपको बताया था ना, on page number, कौन सा पेज नंबर है? 69. On page number 69, 4 methods of rainwater harvesting is given, and I had told you to learn all these 4 methods along with the diagrams, because in the board examination they asked to give 3 examples of rainwater harvesting techniques along with the diagram. तो आपको डायग्राम भी पता होना चाहिए, साथ ही साथ आपको मेथड्स भी पता होने चाहिए. तो आपने बिल्कुल रिवाइज नहीं किया है तो कुछ आप बता सकते हैं? एक तो आप लोग जो भी बच्चे यहाँ पे क्लास में प्रेजेंट है वो उनके पास बुक नहीं है, तो आप लोगों को बुक लेके आना ज़रूरी है. नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगी कि ये स्क्रीन ऑन हो जाए, लेकिन कभी भी नेटवर्क अगर चला गया तो फिर आपको स्क्रीन नज़र नहीं आएगी, है ना, क्योंकि नेटवर्क का जो बहुत है यहाँ पे प्रॉब्लम है. मैं भी अपना मोबाइल यूज़ करके यहाँ पे नेट चला रही हूँ, तो इसीलिए इट इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल ऑफ यू टू ब्रिंग योर एनसीईआरटी बुक्स. सबने खरीद रखी है? नहीं खरीदी है तो फिर आप ये मत सोचिए गाइड से बिल्कुल मत पढ़ना. एनसीईआरटी बुक्स ही जो है आपके ऑथेंटिक होता है. कोई भी क्वेश्चन आया, डेटा जो है आपका एनसीईआरटी का ही माना जाएगा. एंड आपको फिर फालतू का इधर उधर घूमने की भी जरूरत नहीं कि आप कोई गाइड खरीद रहे हो या कहीं नेट से पढ़ रहे हो. आप एनसीईआरटी खरीद के बस वही पढ़ लो, इट विल बी सफिशिएंट फॉर यू. ऑलराइट, सो व्हाट आर द 4 मेथड्स? You can see on page number 69 it is given properly. ऑनलाइन जो बच्चे हैं वो मुझे बता सकते हैं? ये तो आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है. ऑनलाइन में कौन कौन प्रेजेंट है? साक्षी बताइए. फर्स्ट इज हार्वेस्टिंग थ्रू वाटरशेड मैनेजमेंट. अभी मैं फिर पूछूंगी इसलिए बहुत ध्यान से सुन लीजिए. हार्वेस्टिंग थ्रू वाटरशेड मैनेजमेंट, जल संभर प्रबंधन जिसे हम हिंदी में कहते हैं, ठीक है? तो जल संभर प्रबंधन प्रक्रिया के थ्रू हम जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, मतलब वाटर को वी कंजर्व एंड सेव रेन वाटर. बेसिकली रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपको, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वाटरशेड मैनेजमेंट एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग दीज आर 5 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है ना? एग्जाम में 5 मार्क्स का तो आता ही आता है, तो इसीलिए या किसी भी फॉर्म में आ सकता है, तो इसको बिल्कुल भी आपको वो नहीं करना है, अवॉइड नहीं करना है. So rainwater harvesting is done with the help of watershed management. Then second is with the help of lakes. अब जगह जगह जो है अर्थ में, मैंने आपसे कहा था डिप्रेशन आप बना देंगे, आप गड्ढे बना दीजिए, तो ऑटोमेटिकली जो रेन वाटर होता है इट विल बी स्टोर्ड इन दैट डिप्रेशन. सो उसी को हम लेक कहते हैं. तो विद द हेल्प ऑफ लेक्स और इरी वी कैन कंजर्व और वी कैन डू रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक. देन थर्ड क्या है? हम कूपों के द्वारा. यस, हार्वेस्टिंग थ्रू सर्विस वेल्स. सर्विस वेल्स जो होते हैं उनके थ्रू, मतलब सर्विस वेल्स बेसिकली जो आप रूफ टॉप से पीवीसी पाइप अटैच करके जो हम लोग अपने कॉमनली अपने घरों में करते हैं, उस टेक्निक से आप कर सकते हो. एंड द लास्ट वन इज थ्रू रिचार्ज वेल्स. वेल्स जगह जगह कुएं बनाकर एंड इनको अंडरग्राउंड एक्वाफर से ऐड करके हम अपना अंडरग्राउंड वाटर भी रिचार्ज कर सकते हैं, एंड वी कैन ऑल्सो कंजर्व रेन वाटर. सो दीज आर द 4 टेक्निक्स: वाटरशेड मैनेजमेंट, लेक्स, देन रिचार्ज वेल्स एंड सर्विस वेल्स. तो इसे आपको भूलना नहीं है. दीज आर द 4 टेक्निक्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग. नाउ कैन यू टेल मी हाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज ए इकोनॉमिकल, है ना, इकोनॉमिकल एंड इको फ्रेंडली टेक्निक ऑफ कंजर्विंग वाटर. बिकॉज इन बोर्ड एग्जामिनेशन मैनी ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछ लें आपसे. आप ये भूल जाओ कि अब वो आपसे बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन, आपने 10th का भी दिया ही होगा, ठीक है ना, तो उसका जो हार्ड जो लेवल होता है वो काफी अच्छा खासा होता है. तो वो आपसे डायरेक्ट ये ना पूछे कि व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसके फायदे बताओ, वो आपसे पूछ सकते हैं. वो वही क्वेश्चन आपसे इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कॉमास पूछते हैं, ठीक है, लाइक जस्टिफाई द स्टेटमेंट और हाउ विल यू प्रूव योर आंसर. अपने जो है पॉइंट्स दीजिए, इस तरह से आपको दिमाग लगाने वाले देंगे. तो क्वेश्चन वही होगा लेकिन उसको घुमा के देंगे, ठीक है. सो हाउ इट इज इकोनॉमिकल, लो कॉस्ट एंड इफेक्टिव एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक ऑफ कंजर्विंग वाटर. जब बोल रहे हो ना तो ये नीचे करके, हाँ जो ओके, इट इज
It is easy technique. Okay, it is a very common technique which we can follow in our houses also. Like जो भी materials इसके लिए use होता है, they are very very commonly available and they are very cheap in price. तो सस्ता भी होता है और उससे वो जैसे पीवीसी पाइप चाहिए अपने घर में, आपको गड्ढा बनवाना है तो लेबर के हेल्प से आप बनवा सकते हो, तो वो बहुत ही मतलब आपको कोई बहुत ज्यादा उसके लिए कैपिटल नहीं चाहिए होता है. दैट्स वाई इट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक एंड इको फ्रेंडली भी है, क्योंकि इसमें कोई मतलब आपका मतलब कोई भी जो है किसी भी तरह का इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन नहीं करता है. ठीक है, तो इस तरह से अपने पॉइंट्स को आपको प्रूव करना पड़ेगा. तो सबसे पहले तो आप मेंशन करोगे व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उसके एडवांटेजेस, एंड देन आप उसको बताओगे कैसे ये कॉस्ट इफेक्टिव है एंड कैसे ये इको फ्रेंडली है. रेन वाटर हार्वेस्टिंग समझ गए ना क्या होता है? रेन वाटर को हार्वेस्ट करना. हार्वेस्ट मीन्स टू स्टोर एंड कंजर्व रेन वाटर, ताकि वो सिर्फ ऐसे रन ऑफ की तरह बह के वो खराब ना हो, वो अंडरग्राउंड जाके स्टोर हो जाए इन द एक्वाफर्स, जो हमारा वाटर टेबल होता है उसमें स्टोर हो जाए, या तो हम उसे टैंक में, टंकाज में, या अपने जो भी हमारे घर में कुएं हैं आसपास, तो उसमें उसको हम स्टोर करके रख सकें एंड वी कैन लेटर ऑन यूज इट फॉर डिफरेंट पर्पसेस. लाइक मैनी तमिलनाडु, कैन यू टेल मी? अच्छा, तमिलनाडु में जो है मैंने आपको बताया था शायद कि इट इज कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरी हाउस टू कंस्ट्रक्ट टू प्रैक्टिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक. वहां पे आप जाके गवर्नमेंट से नहीं कह सकते कि हमारे पास पानी नहीं है, तो गवर्नमेंट आपसे कहेगी कि इट इज लीगली, हमने आपसे कहा था कि आपको अपने घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग फॉलो करनी है. ठीक है, तो आप उसे पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बट यू कैन यूज इट फॉर डिफरेंट अदर पर्पसेस. So we are going to study in this chapter a very important case study. आप निकालिए पेज नंबर 68. केस स्टडी वाटरशेड डेवलपमेंट इन रालेगांव सिद्धि, अहमदनगर, महाराष्ट्र. इसका नाम आप अच्छे से याद रख लीजिए. द नेम ऑफ द विलेज इज रालेगांव सिद्धि. रालेगांव सिद्धि, हिंदी में कुछ और स्पेलिंग होगी, देख लेना. रालेगांव सिद्धि, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. ऑलराइट, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में है ही, आपको पता है ना. एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, रीजनिंग एंड एजर्शन बेस्ड क्वेश्चन एंड योर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन. ये आपका नया जो आपका टर्म 1 एग्जामिनेशन होगा आपका नवंबर दिसंबर में एक्सपेक्टेड है. एंड उस एग्जाम को बहुत ही आप, वो बोर्ड का एग्जाम है आपका, ठीक है ना, क्योंकि सबको ये लगता है कि कोरोना की वजह से क्या पता हम मेन एग्जाम का क्या मतलब कंडीशन हो, तो जो सीबीएसई है वो अपने पास एक एग्जाम करके आपके नंबर सिक्योर करना चाहती है कि आगे चल के जो भी कुछ होगा तो हम उसमें ये नंबर्स को ऐड कर सकते हैं. तो ये आपका बोर्ड एग्जामिनेशन, ये फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन होगा आपका, तो इसको उसी तरह से लेना, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर है दे विल बी फ्रेम्ड बाय सीबीएसई ओनली. ठीक है, हमारा उससे कोई मतलब नहीं होगा और वहीं पे चेक भी होगा, बस हम लोगों को दिया जाएगा मार्क्स अपलोड करने के लिए. तो इन क्वेश्चंस को, रीजनिंग एजर्शन बेस्ड क्वेश्चन जो भी है, आप उनको सर्च करिए. जो भी हम तो देंगे आप लोगों को, तो उसको आप बहुत ही थॉरली करिए. और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अपनी जो बुक्स हैं चैप्टर को एक लाइन बाय लाइन उसकी रीडिंग करो, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ना, दे आर वेरी डेंजरस क्वेश्चन. थ्योरेटिकल में क्या होता है, आपने कुछ भी एक पेज लिखा, टीचर ने कहा चलो दे दो नंबर, उसमें स्कोप होता है देने के लिए. लेकिन इसमें क्या होता है, एक नंबर सही है तो सही, नहीं तो गलत. इसमें अच्छे से अच्छे बच्चे भी अच्छा नंबर स्कोर नहीं कर पाते. ठीक है, तो इसीलिए आप तभी कर पाओगे जब आप, और वो बोर्ड ने सीबीएसई की मीटिंग हुई थी, तो उसमें सारे प्रिंसिपल्स की, तो उन्होंने ये कहा है, सीबीएसई ने सारे प्रिंसिपल्स को मतलब ये कहा है कि हाई लेवल के क्वेश्चंस आएंगे. इवन एमसीक्यूज आर नॉट गोइंग टू कम इजी. मतलब 4 ऑप्शन में से उन्होंने ये कहा है कि आप ऐसा क्वेश्चन बच्चों को प्रैक्टिस कराइए, क्योंकि हम बोर्ड सीबीएसई बनाएगा तो टफ बनाएगा देखो पेपर. ठीक है ना, अपने वो बनाते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल का. तो उन्होंने ये कहा है कि इवन एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आप जो देते हैं, टीचर्स जो देते हैं, वो बहुत डायरेक्ट होते हैं. तो ऐसा आप क्वेश्चन करवाइए कि बच्चे 4 में से वो आसानी से पहचान ना पाए कि इसमें से सही कौन सा है. ठीक है ना, तो इस तरह से घुमाने वाले क्वेश्चंस आपके आएंगे, तो आपको तभी आप कर पाओगे जब बुक रीडिंग आपको अच्छे से करनी पड़ेगी. नाउ दिस इज अ केस स्टडी. सबसे पहले तो समझ लो कि जो केस स्टडी है, इट इज अंडर वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि रालेगांव सिद्धि जो है, ये हम किस प्रोजेक्ट के अंदर इसकी स्टडी करते हैं. तो कौन सा प्रोजेक्ट है? हाँ, वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम और जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम. ऑलराइट, और इसका मेन एम क्या होता है, जो ऑल द ड्रॉट प्रोन एरियाज विच हैव स्केर्सिटी ऑफ वाटर, वहां पे ये प्रोग्राम चलाया जाता है, सो दैट देयर वाटर अवेलेबिलिटी और एफॉरेस्टेशन कैन बी मेंटेन. तो हम देखते हैं इसमें हुआ क्या था. Ralegaon Siddhi is a small village in the district of Ahmednagar, Maharashtra. It has become an example of watershed development throughout the country. So why we are studying Ralegaon Siddhi? Because it is a very good example of successful
सक्सेस ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम इन दिस विलेज। यहाँ पे सक्सेस हुआ तभी हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आपको मैं पहले बता देती हूँ, आपने उनका नाम सुना होगा, अन्ना हजारे, है ना। तो ये उन्हीं के गांव का है, रालेगांव, इसलिए वो यहीं से फेमस हुए थे, अन्ना हजारे, ठीक है। अब देखते हैं, इन 1975 दिस विलेज वाज कॉट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी। नाउ दीज आर द प्रॉब्लम्स व्हिच वर फेस्ड बाय दिस विलेज। तो वी आर ये 1975 की बात है, जब इस गांव में गरीबी थी, इलिसिट लीकर ट्रेड, मतलब शराब का व्यापार होता था। देन ये these two were major problems. Then the transformation took place when a retired army personnel, here name is not given but I have already told you ये अन्ना हजारे का, लेकिन आपको एग्जाम में लिखना नहीं उनका नाम, ठीक है। मैं तो जस्ट एग्जांपल से आपको बता रही हूँ। So he was a retired army personnel. He settled down in the village and took up the task of watershed management. So as obvious, when he got retired, he settled in his village and उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि दैट उनका जो विलेज है वो काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, लाइक पावर्टी है, गरीबी है, और मतलब गलत तरीके से शराब जो है लिकर का व्यापार हो रहा है, शराब का व्यापार हो रहा है, और भी बहुत सारी समस्याएं हो रही थी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए बहुत लोग चुपचाप बैठते हैं, लेकिन इनका क्या था कि ही वांटेड टू ट्रांसफॉर्म हिज विलेज, ही वांटेड टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। नाउ नेक्स्ट व्हाट ही डिड, ही कन्विंस्ड विलेजर्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग एंड वॉलंटरी लेबर। तो उन्होंने विलेजेस को सबसे पहले क्या समझाया, अबाउट फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग बिकॉज ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी इंडिया के लिए, हमारी जो पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी। तो उन्होंने कहा कि जो रूट कॉज है ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स इज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, तो पहले अपनी फैमिली को कंट्रोल करो, इसलिए उन्होंने फैमिली प्लानिंग पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया। एंड देन वॉलंटरी लेबर। वॉलंटरी लेबर का मतलब क्या होता है कि ये कहना कि हर चीज़ आपको पैसे के लिए नहीं करनी है, कभी कभी हमें समाज में बदलाव लाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट और एक जो एक मतलब पॉजिटिव नजरिए से भी हमें काम करना पड़ता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, वॉलंटरी सर्विस, है ना। आपने कभी वॉलंटरी सर्विस की, कभी वॉलंटरी समझते हो ना, है ना। जब आप किसी अपनी स्वेच्छा से आप कुछ मतलब समाज के लिए करते हो। अब आप अपने घर का कचरा तो साफ करते ही हो, लेकिन अगर आपने देखा कि मेरे कॉलोनी के आसपास बहुत ज्यादा मतलब गार्बेज इकट्ठा है और आप अपने मन से जाके उसे क्लीन करो, उसका मतलब क्या, ये वॉलंटरी सर्विस है जो आप अपनी मर्जी से करो, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है, इसमें कोई फोर्स नहीं करता है, ठीक है। तो उन्होंने वॉलंटरी लेबर पे बहुत ध्यान दिया। लेबर मतलब अपना योगदान देना, क्योंकि उन्हें पता था कि हम हर चीज एवरीथिंग कैन नॉट बी डन विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ओनली। हम हर चीज में गवर्नमेंट को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, गवर्नमेंट कहाँ तक करेगा, है ना। तो इसीलिए हमें करना जरूरी है। प्रिवेंटिंग ओपन ग्रेजिंग। ओपन ग्रेजिंग मीन्स जैसे हम अपने चरवाहों अपने कैटल्स को खुले में छोड़ देते हैं ना, वो हर कोई घास को फीड कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। इससे आपको पता है बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम होती है ना। जब घास खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा, तो इसको रोकना। फेलिंग ट्रीज एंड लिकर प्रोहिबिशन। सो ऑल दीज पॉइंट्स ही एम्फेसाइज्ड ऑन ऑल दीज सोशल इविल्स, और उन्होंने कहा कि इसमें जो है बदलाव लाना बहुत जरूरी है। Voluntary labor was necessary to ensure minimum dependence on the government for financial aids. All right. So as I said, why he emphasized on voluntary labor? मैंने अभी आपको क्या बताया कि उन्हें वॉलंटरी लेबर पे क्यों एम्फेसाइज किया था अन्ना हजारे ने? यस, बिकॉज मैम हम, क्योंकि हर जगह गवर्नमेंट यस नहीं पहुंच सकती। yes, very good, because government cannot reach everywhere and we cannot totally depend on the financial aid of the government. So we have to do something for our own self, for our development of the village. If socialized, it socialized the cost of the projects, explained the activist. Even those who were working outside the village contributed to the development by committing a month's salary every year. तो अन्ना हजारे ने, देखो ये तो इसके पीछे काफी होता है, बैकग्राउंड होता है। तो अन्ना हजारे ने सबको समझाया, ये आसान चीज नहीं थी, है ना। लोगों को, पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज किया, उन्हें समझाया कि हम हर चीज के ऊपर रो नहीं सकते, गवर्नमेंट को नहीं हर चीज के लिए हम फोर्स कर सकते, हम हर चीज पैसा नहीं मांग सकते गवर्नमेंट से, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं देगी, है ना। और उसके पीछे फिर बहुत लंबा एक टाइम चला जाएगा। तो लोगों को बातें समझ में आई, तो लोग जो गाँव के लोग थे उन्हें तो कॉन्ट्रीब्यूट किया ही, प्लस those people who migrated outside but they belong to this village, they also contributed their 1 month salary for the development purpose of this village, ठीक है। तो उन्होंने भी 1 मंथ की सैलरी इसमें दी। इन 1975, अब देखो क्या क्या इस उन पैसों से क्या हुआ। वर्क बिगेन विद द परकुलेशन टैंक, ठीक है, टैंक बनाए गए गांव में। देन इन 1975, ये अंडरलाइन करते रहो, परकुलेशन टैंक बना।
In 1975, the tank could not hold water. The embankment wall leaked. People voluntarily repaired the embankment. मतलब उसका जो भी उन्होंने बनाया होगा, ठीक है, टैंक, तो उसका जो होता है ना वॉल, वो डैमेज हो गया, क्योंकि पब्लिक नहीं बनाया था, तो क्या पता वो इतना स्ट्रॉन्ग ना हो, तो फिर पब्लिक जो वहाँ उस गांव के लोग थे उन्होंने ही उसको वापस से रिपेयर भी कर दिया, ठीक है. The 7 wells below it swelled with water in summer for the first time in the living memory of the people. The people reposed their faith in him and his visions. तो ये जो इन्होंने टैंक बनाया उससे काफी फायदा हुआ, उस गांव का जो वाटर लेवल था वो काफी इंक्रीज हो गया, है ना. पूरा जो भी उन्होंने टैंक बनाया होगा जो भी, तो काफी वो पूरा जो है रेन वाटर से फिल हो गया, तो लोगों को उनके ऊपर भरोसा हुआ और उन्होंने इस्तेमाल भी किया इरिगेशन पर्पज के लिए, जो भी पर्पज के लिए इस्तेमाल किया, तो उनको जो है अन्ना हजारे के ऊपर काफी फेथ हो गया उनकी टेक्निक पे कि जो ये कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं. एंड वी शुड आल्सो contribute in the development process. Then a youth group, underline, a youth group called Tarun Mandal was formed. The group worked to ban the dowry system. अब एक जगह कुछ होता है तो और भी चीजें, मतलब उसमें सोशल इश्यूज भी आ गए, तो डाउरी को बैन करने के लिए जो है एक तरुण मंडल ग्रुप बना जिसने डाउरी सिस्टम पे काम किया, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए काम किया, एंड देन untouchability also, क्योंकि it was a time of 1975 1976, so all these social evils were practiced in the Indian society. Then liquor distilling units were removed and prohibition imposed. So लोगों ने ही जगह जगह जो है ये आपके जो लिकर डिस्टिलरी जो जहाँ पे भी बनते थे शॉप उनको तोड़ दिया और उनके ऊपर बैन इम्पोज कर दिया गया. देन ओपन ग्रेजिंग, जो भी मतलब प्रॉब्लम्स थी उनको ठीक किया गया, ओपन ग्रेजिंग वाज कंप्लीटली बैंड. देन कल्टीवेशन ऑफ वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स लाइक शुगर केन वाज बैंड. अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी थे फार्मर्स who were growing water intensive crops to earn profit from the market. Like water intensive crop आप समझते हो, those crops which require huge amount of moisture like sugar cane, rice. अब इन क्रॉप्स को हम उन जगह पे ग्रो कर दें जहाँ, जैसे राजस्थान है या हरियाणा, जहाँ पे नेचुरली पानी की कमी होती है, तो वहां पे ये ग्रो करना इट इज नॉट फिजिबल इन्वायरमेंटली, दैट दिस प्रैक्टिस इज नॉट गुड. तो अन्ना हजारे ने क्योंकि सूखाग्रस्त क्षेत्र है, ये जो इनका गांव था ये सूखाग्रस्त क्षेत्रों में आता है, बारिश यहाँ कम होती है, यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर की कमी है, तो इन सब चीजों की वजह से जो है इंटेंसिव वाटर इंटेंसिव क्रॉप ग्रो करना यहाँ के लिए हानिकारक था, तो उसे भी बैन किया गया कि शुगर केन यहाँ पे कोई भी ग्रो नहीं करेगा, यहाँ पे वही क्रॉप ग्रो करो जो कि इस इकोलॉजी के, इस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग सूट करता है, ठीक है, जो जिनको कम मॉइस्चर की जरूरत होती है, लाइक वीट हो गया, सॉरी हाँ वीट भी आप ग्रो कर सकते हो, मेज, बाजरा, रागी, ज्वार, है ना, जिनको पानी, पल्सेस, जिनको पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है, लाइक पल्सेस देखो यही ऑयल सीड्स and certain cash crops which with low water requirements. All elections to local bodies began to be held on the basis of consensus. अब जो वहाँ पे लोकल बॉडी लाइक पंचायत थे, क्योंकि पंचायत आप जानते हो कि बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं कर रहे थे पहले, ठीक है ना, तो जस्ट वो इलेक्ट हो जाते थे, लेकिन अब लोगों को अवेयर कराया गया कि जब आप लोकल बॉडीज के इलेक्शंस में आप पार्टिसिपेट करते हो तो आप बहुत प्रॉपरली देखो कि वो कितने क्वालिफाइड हैं, क्या वो काम करने के लायक हैं या नहीं, डिजर्व करते हैं या नहीं करते, तो लोगों को इसके ऊपर भी अवेयर कराया गया. It made the committee leaders complete representatives of the people. A system of न्याय पंचायत were also set up. Since then, no case has been referred to the police. और जब से वहाँ पे न्याय पंचायत बनी है तो ऑल द प्रॉब्लम्स आर, जो भी लीगल प्रॉब्लम्स होती है वो वहीं पे न्याय पंचायत में ही सॉल्व हो जाती है, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा इशू है तब तो पुलिस के पास जाना ही पड़ता है. Then a rupees 22 lakh school building was constructed using only the resources of the village. See, it is one of the major achievement that they constructed a school building in their village of with a total expenditure of 22 lakh without any outside financial support. ना गवर्नमेंट का सपोर्ट था ना किसी और का, जो लोकल लोग थे वहां पे उनकी हेल्प से ही स्कूल बिल्डिंग उन्होंने खड़ी कर दी. नो डोनेशंस वर टेकन, मनी इफ नीडेड वाज बोरोड एंड पेड बैक. तो अगर उन्हें पैसे की कमी थी तो उन्होंने पैसे कहीं से बोरो किए होंगे आसपास के गांव के लोगों से और फिर उनको वापस कर दिया गया. द विलेजर्स टुक प्राइड इन दिस सेल्फ रिलायंस. व्हाट इज ऑल दिस सिस्टम इज नोन एज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड सेल्फ रिलायंस. When I taught you about watershed management, I told you that one thing is very important in this watershed management is participation of communities. ठीक है, इसमें गवर्नमेंट का रोल कम होगा, गवर्नमेंट जो है वो हेल्प करेगी, स्टार्ट करेगी, बट एवरीथिंग विल बी डन विद द हेल्प ऑफ द कम्युनिटी, द पीपल हु आर लिविंग इन दैट विलेज, उन्हीं को ही करना है, क्योंकि सरकार करके चली जाएगी, उसके बाद उसमें कौन करेगा,
है ना। तो पब्लिक अगर करती है तो फिर उसको उसकी जो है देखभाल भी करेगी। A new system of sharing labor grew out of this infusion of pride and voluntary support spirit. अब और भी लोग आने लग गए, जब उन्होंने देखा इतना सक्सेसफुल हो रहा है और भी लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट करना शुरू किया। People volunteer to help each other in agricultural operations also. Now all the farmers they started sharing their agricultural tools and implements. All of them they started helping each other. और इसी से आपका वो cooperative farming का भी यहाँ पे भी जो है महाराष्ट्र में भी इसका काफी origin हुआ। Landless laborers also gained employment. Today the village plans to buy land for them in adjoining village. So you can see that this particular village, it became so prosperous that now they are planning to buy or they are planning to purchase a land from the adjoining village. वो अपने गांव के लिए और जमीन खरीद रहे हैं पास के गांव से, मतलब इतना ये जो प्रोजेक्ट है इतना सक्सेसफुल हो गया वहां पर। अब तो हो भी गया होगा क्योंकि तो बहुत पुरानी बात है। एट प्रेजेंट वाटर इज एडिक्वेट, एग्रीकल्चर इज फ्लरिशिंग। नाउ दीज आर द पॉजिटिव इफेक्ट्स। अभी तक देखो इसको भी आपको पॉइंट वाइज बनाना पड़ेगा अंडर हेडिंग। एक आप बनाओगे इंट्रोडक्शन, एक बनाओगे आप प्रॉब्लम, एंड देन आप एक बनाओगे सॉल्यूशन। मतलब किस तरह से क्या प्रॉब्लम्स थी, और वो भी पॉइंट वाइज होने चाहिए। कोई भी पैराग्राफ में आपको कुछ नहीं लिखना है क्योंकि पैराग्राफ का आंसर कोई नहीं पढ़ना चाहता है, इंटरेस्टेड नहीं होता है, ठीक है ना, जो आपको एग्जामिनर होता है। इसलिए हर चीज आपको जो है पॉइंट वाइज लिखनी है। और सक्सेस किस तरह से मिली है यहाँ पर, तो सक्सेस में आप तरुण मंडल का आप रोल लिखोगे, सेल्फ रिलायंस थे, कमिटी पार्टिसिपेशन, ये सब आपको इसमें करना है और हर बच्चा अपने हिसाब से इसको प्रिपेयर कर लेगा। एंड देन अब इसमें आप लिखोगे किस तरह से कंक्लूजन, मतलब क्या फायदा हुआ यहाँ पे। इसमें आप क्या लिखोगे, एट प्रेजेंट वाटर इज एडिक्वेट, एग्रीकल्चर इज फ्लरिशिंग, मतलब पानी अब सफिशिएंट हो गया यहाँ पे क्योंकि टैंक बना देंगे जगह जगह। देन यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड इज वेरी हाई, मतलब ये निगेटिव चीज है वहाँ पे कि अब लोग फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड ज्यादा यूज कर रहे हैं, ठीक है, निकल गया, ठीक है चलो। The prosperity also begins the question of ability of the present generation to carry on the work after the leader of the movement who declared that the process of the process of Raleigh-Gaun's evolution to an ideal village will not stop। मतलब अन्ना हजारे ने ये कहा कि ये चीज यहाँ रुकनी नहीं चाहिए क्योंकि मालूम वो तो चले जाएंगे, तो उसके बाद जो है जो दूसरे जो यूथ पॉपुलेशन होगी इस गांव की या इसके आसपास के गांव की, उनको इस चीज को आगे बढ़ाना है। ये नहीं कि एक बार हो गया, अगर आपने उसे कंटिन्यू नहीं किया तो फिर वो चीजें अगेन बेकार हो जाएंगी और उसका फिर कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो उन्होंने आगे की जनरेशन को भी इसके लिए काफी मतलब जो है प्रोत्साहित किया। ये चीज आपको समझ में आ गई, ये पूरी इसकी केस स्टडी थी, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे, अहमदनगर, रालेगांव, सिद्धि इन महाराष्ट्र। इंट्रोडक्शन में आप बता देंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स, ये लोकेशन इसकी बताएंगे। देन प्रॉब्लम्स में आप बता देंगे लिकर, देन आपका डाउरी या फिर और भी जो आपको अंडरलाइन कराया है वो सारी प्रॉब्लम्स पॉइंट वाइज लिखेंगे आप। छोटी अगर 2 वर्ड की भी प्रॉब्लम है तो उसको भी आप क्या करेंगे, पॉइंट वाइज ही लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे कि यहाँ पे जो है हाउ सक्सेस वाज अचीव, तो तरुण मंडल का एग्जाम्पल आप लिखेंगे और किस तरह से क्या क्या चीजें यहाँ पे हुई, और लास्ट में यहाँ पे किस तरह से जो है एफॉरेस्टेशन हुआ, वाटर जो अवेलेबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई, तो मतलब क्या क्या यहाँ पे फायदे हुए आप उसको ये सब मेंशन करना है। तो ये जो पूरा प्रोग्राम था वो किस प्रोग्राम के अंडर में, वाटरशेड मैनेजमेंट के अंडर में। तो सबसे पहले तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नाउ द लास्ट टॉपिक इज आपका क्या है ये, हाइलाइट्स ऑफ इंडियाज नेशनल वाटर पॉलिसी 2002। आप इसको एक बार रीड करिए जरा, क्या दिया हुआ इसमें। हाँ क्या हुआ बच्चों, हाँ बताओ। अच्छा हाँ, लेकिन अभी मैं क्लास लेना 11 बजे आऊंगी मैं एग्जामिनेशन में, तब देना, ठीक है ओके। Now this is also very easy, highlights of India's national water policy 2002। तो ये हमारी गवर्नमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स जो है इसे तैयार किया है कि किस तरह से हमें अपने वाटर को कंजर्व करना है और हमें किस तरह से इसको यूज करना है। तो आसान है बहुत, बस आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं। द नेशनल वाटर पॉलिसी 2002 स्टिपुलेट्स वाटर एलोकेशन प्रायोरिटीज ब्रॉडली इन द फॉलोइंग ऑर्डर। प्रायोरिटीज मतलब कि हमें वाटर को सबसे पहले किस तरह से किस लिए इस्तेमाल करना है और उसके बाद एक ऑर्डर निकाला है। जैसे वाटर शुड बी फर्स्टली यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, ठीक है। तो हमारे इंडिया में जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं
उनका पानी हमें सबसे पहले किसमें यूज करने में वरीयता देनी है? फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। ड्रिंकिंग से बचे तो फिर कहाँ? इरिगेशन, इन एग्रीकल्चर, देन हाइड्रो पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, देन नेविगेशन के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं, एंड देन लास्ट में इंडस्ट्रियल एंड अदर पर्पसेस. So first priority of the government is to provide safe and potable drinking water to the people of India. All right. Now, irrigation and multi-purpose projects should invariably include drinking water component wherever there is no alternative source of drinking water. तो इसमें ये कहा गया है वाटर पॉलिसी में कि जो भी हमारे मल्टीपर्पज डैम्स बने हुए या जो हमारे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, उनको सिर्फ इरिगेशन या हाइड्रो पावर ही नहीं, लोगों को पानी भी सप्लाई करना चाहिए, स्पेशली उन एरियाज में जहाँ पे पानी की कमी है. ठीक है, मान लो नर्मदा पे कोई डैम बन गया तो उसके आसपास के एरिया जहाँ पे पानी की कमी है तो उनको वहाँ पे भी साफ जो है पानी पीने का पहुँचाना चाहिए, तब तो मतलब फायदा. क्योंकि हमारे लिए प्रायोरिटी इरिगेशन नहीं है या हाइड्रो पावर नहीं है, वो बाद में आता है. पहले तो लोगों को क्या मिलना चाहिए? पीने के लिए पानी आसानी से अवेलेबल होना चाहिए. तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज ड्रिंकिंग वाटर. देन प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी. प्रायोरिटी मतलब इम्पोर्टेंस. Measures should be taken to limit and regulate the exploitation of ground water. ठीक है, अब हमें जो है प्रॉपर जो है अपने जो हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको हमें प्रॉपर इस्तेमाल करना चाहिए. नहीं कि हमने ट्यूबवेल लगा दिया और वो पानी ऐसे ही बह रहा है और वो पूरा अंडरग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है. हम लोग उसे नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन जैसे यूपी है, बिहार है, क्योंकि यहाँ पे देयर इज सफिशिएंट अंडरग्राउंड वाटर एंड नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स दे आर यूजिंग ट्यूबवेल्स और वेल्स इन दीज एरियाज फॉर इरिगेशन पर्पस. तो वो लोग बहुत ही केयरलेसली क्या करते हैं, ट्यूबवेल जो है ऑन कर दिया, पूरा पानी ऐसे ही गिर रहा है, जितनी वाटर रिक्वायरमेंट नहीं उससे भी अधिक वो कंज्यूम हो रहा है. ठीक है, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए. हमें जो है पानी को, अंडरग्राउंड वाटर को सेफ गार्ड करना चाहिए और उसके यूज पर प्रॉपर जो है एक लिमिट लगानी चाहिए और उसे रेगुलेट करना चाहिए. द सरफेस एंड ग्राउंड वाटर शुड बी रेगुलरली मॉनिटर्ड फॉर क्वालिटी. एज आई सेड कि जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है उसका लेवल नीचे जा रहा है बिकॉज वी आर एक्सप्लॉइटिंग आवर अंडरग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन पर्पस एंड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस. इससे क्या होता है कि नीचे दो केमिकल्स मिलते हैं, मैंने आपको बताया थे, नाइट्रेट एंड क्लोराइड. क्लोराइड या क्लोराइड ऐसे करके दो हार्मफुल एलिमेंट्स है. तो ज्यादा अंडरग्राउंड पानी आप निकालोगे तो उसमें आपको क्या मिलेगा? पानी हार्ड हो जाता है और इसमें आपको ये सारे केमिकल्स मिलेंगे जो कि काफी पॉइजनस होते हैं और आप इनको कंज्यूम किया तो आप क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे. या फिर जो सरफेस वाटर है, कुआं है, तालाब है, आपने उसे ऐसे ही छोड़ दिया, उसमें अनवांटेड केमिकल सब्सटेंसेस मिक्स हो गए तो वो भी पानी क्या हो जाएगा? पॉल्यूटेड हो जाएगा. तो आप उसे भी यूज नहीं कर सकते और करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? दैट विल बी कंटामिनेटेड वाटर विच इज गोइंग टू अगेन दैट विल बी नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. तो इसीलिए जो भी है हमें रेगुलर चेकिंग करनी चाहिए कि हमारी नदियों का पानी साफ है कि नहीं है. अब आपको पता है कि ये नदी का पानी साफ है कि नहीं है? आप इतना नहीं जानते हो, है ना. तो ऑल द सरफेस वाटर और लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, देयर वाटर प्लस अंडरग्राउंड वाटर शुड ऑलवेज बी मॉनिटर्ड टू चेक देयर क्वालिटी. कहीं उसमें अनवांटेड सब्सटेंसेस तो नहीं मिक्स है, कहीं वो जहरीले तो नहीं हो गए. देन अगर कोई खराबी है तो उनकी वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी सरकार को कदम उठाना चाहिए. द एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन इन ऑल द डाइवर्स यूजेस ऑफ वाटर शुड बी इम्प्रूव्ड. देन अवेयरनेस ऑफ वाटर एज ए स्कार्स रिसोर्स शुड बी फॉस्टर्ड. ये सब जानते हो कि जो है हमारा वाटर जो है हाउ इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर अस. तो उसकी इंपॉर्टेंस जो है या फिर हमें उसे कैसे कंजर्व करना है, ये चीज़ों के लिए सभी को अवेयर करना चाहिए. नॉट ओनली इन दोज एरियाज which receive less rainfall or those who are facing drought like situations, but also in areas which are receiving high rainfall or those areas which have good underground water availability. समझ में आया? मान लो आप ड्रॉट प्रोन एरिया में कह रहे हो तब तो चलो उनको तो पता ही है, ठीक है ना. तमिलनाडु तो कर ही रहा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, या हमारे जो ड्रॉट प्रोन एरियाज लाइक राजस्थान, हरियाणा, वहाँ पे तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग घर घर में फॉलो की जा रही है. लेकिन क्या इस एरिया में फॉलो की जा रही है? क्या यूपी में, बिहार में, पंजाब में, जहाँ पे नदियां हैं, जहाँ पे बारिश भी हो रही है अच्छी खासी और जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर भी रिच है, क्या यहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है? क्या तब प्रैक्टिस होगी जब पूरा खत्म हो जाएगा, है ना. हमें पहले से ही वो चीजें करनी चाहिए ताकि ये कभी नौबत ही ना आए कि हमें मतलब वाटर की कमी फेस करनी पड़े कभी. तो अभी से अगर हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग फॉलो की तो अगर हमने अभी रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप सभी लोग अपने घर में करो तो आप लोग फ्रेश वाटर को यूज नहीं करोगे तो वो क्या होगा? हमारा बचत होगा, डिमांड कम हो जाएगा और हमारी बचत होगी. लेकिन हम लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना. हम लोग अभी फ्रेश वाटर जो है कपड़ा धोना तो चलो करना ही पड़ेगा, लेकिन जैसे गार्डन में यूज कर रहे हैं या फिर हमें कार धोनी है या फिर हमें कुछ और काम करना है तो उसके लिए हम फ्रेश वाटर ही इस्तेमाल करते हैं. जबकि इतना फ्रेश वाटर हमारे इंडिया के मैक्सिमम एरिया में लोगों को नहीं मिल पाता है.
ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी जो है ये आप बहुत इजी टॉपिक है जो आप ऑलरेडी इसमें सब पढ़ ही चुके हो। अगर आपको इस चैप्टर में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वाटरशेड मैनेजमेंट आपको पढ़ना है। कोई बच्चा मुझे वाटरशेड मैनेजमेंट का वो बताइए जरा डिफिनेशन, इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, कोई बच्चा बताएगा। मैंने आपको कुछ पॉइंट्स अंडरलाइन कराए थे उसमें वाटरशेड मैनेजमेंट में। मुझे पूरा आंसर नीचे आ जाए, आई जस्ट वांट दोज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और हर आंसर में आपको सिर्फ पॉइंट्स ही पढ़ने हैं, आपको कोई सेंटेंस का रट्टा नहीं मारना है, ठीक है ना। जो ज्योग्राफिकल टर्म्स हैं लाइक वाटरशेड मैनेजमेंट में आपको क्या बताया था, जुडिशियस बताया था, जुडिशियस यूज ऑफ अंडरग्राउंड एंड surface water is known as watershed management. Then people's participation, ये बताया था आपको, कमिटी पार्टिसिपेशन जो भी है, तो पूरा पैराग्राफ मैंने आपको चीजें टिक मार्क कराई थी। अगर आपने नहीं पढ़ी, अब मैं पूछूंगी फिर आप लोग तो बताओगे नहीं, तो इसको आप पूरी अच्छी तरह से आप रीड करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में मैं इसका टेस्ट लूंगी पहले तो, ठीक है। इसका पहले टेस्ट होगा और टेस्ट ये नहीं कि फिर आप कल गायब हो जाए, ठीक है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि आपको कोई वो नहीं किया जा रहा, आप आओगे तो थोड़ा सा आपको समझ में ही आएगा। तो इसकी आप अच्छे से इसको इस पूरे चैप्टर को आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे और फिर कल जो है इसका मैं आपसे एमसीक्यू टाइप में ही जो है या फिर वन वर्ड आपका एक टेस्ट होगा, ठीक है। और मैं ओरली लूंगी और देखती हूँ कौन बच्चा कितना अच्छा आंसर कर पाता है। अब अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आपका ऑन द स्पॉट आपका प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। और ऑनलाइन कितने बच्चे प्रेजेंट हैं। और जो है मुझे याद दिलाना, एक मिनट पहले मैं ये रिकॉर्डिंग क्लोज कर देती हूँ।